हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम 8वीं क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जो 23 फरवरी को आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है विज्ञान विषय का, उसकी प्रिपरेशन जो है हम जोर शोर से कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम संजीव डैश वर्क में दिए गए मॉडल टेस्ट पेपर को डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूसली। हम 6 मॉडल टेस्ट पेपर पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मॉडल टेस्ट पेपर 7 डिस्कस करने वाले हैं, जो बिल्कुल बोर्ड द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र है उसी के पैटर्न पे दिया गया है। और ऐसा का ऐसा ही इसी पैटर्न का ही आपका जो एग्ज़ाम 23 फरवरी को होने वाला है वो बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर 7। जैसा कि आप जानते हैं मॉडल टेस्ट पेपर पूरे 4 खंडों में बटा हुआ होता है, ए, ब, स और द। खंड ए में जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और आपको प्रत्येक प्रश्न के ऑप्शन मिलते हैं, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो नींबू का जो कैंकर रोग है वो एक जीवाणु जनित रोग है, ये जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम आरक्षित वन है। भारत का प्रथम आरक्षित वन जो है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको हम गैल्वनीकरण कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो, भूकंपी तरंगों को किस यंत्र द्वारा अभिलेखित किया जाता है? तो भूकंप की जो तरंगें होती हैं उनको भूकंप लेखी यंत्र द्वारा अभिलेखित किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो ईस्ट का उपयोग जो है एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। एल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? तो वो ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे हम उसका ज्वलन ताप कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7, वो है, निम्न में से कौन सा विद्युत लेपी है? स्नानगृह की टोटी, गैस बर्नर, पहियों के रिम। तो ये सारे ही हैं, वो सारे क्या हैं? विद्युत लेपित हैं, यानी एक धातु पर दूसरी धातु की परत यहाँ पे चढ़ाई हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8, अग्निशामक यंत्र में से किस गैस के झोंके निकलते हैं? हम जानते हैं जो अग्निशामक यंत्र है वहाँ पे CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। तो किसके निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के झोंके यहाँ पे निकलते हैं। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए जो है, जो बहुविकल्पीय प्रश्नों का था, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, वो कंप्लीट होता है। चलते हैं सेक्शन बे पे। सेक्शन बे देखिए, सेक्शन बे में आपसे प्रश्न संख्या 9 से 12 यानी कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी 8 अंक का जो है सेक्शन बे आपका रहने वाला है। देखिए प्रश्न संख्या 9, कोयले को वायु में गर्म करने पर क्या होता है? तो कोयले को जो वायु में गर्म करते हैं तो वो क्या होता है? जलना प्रारंभ करता है और CO2 गैस निकलनी शुरू होती है। कोयला जलना प्रारंभ करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी इस प्रक्रिया में, साथ में ऊष्मा निकलेगी और प्रकाश भी उत्पन्न होगा। अगला जो प्रश्न है, डोली की क्लोनिंग के लिए आवश्यक कोशिकाएं किनसे ली गई थी? तो देखिए, डोली की जो क्लोनिंग की गई थी उसके लिए 2 जो शिप थी, 2 भेड़ थी, उनसे आवश्यक कोशिकाएं ली गई थी। फिर डोरसेट नाम की जो भेड़ थी उसकी स्तन ग्रंथि से एक कोशिका ली गई, और स्कॉटिश ईव नाम की जो भेड़ थी उससे एक अंड कोशिका ली गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सिंचाई में उपयोगी पारंपरिक विधियों के नाम लिखने हैं। पारंपरिक मतलब पुराने ज़माने में सिंचाई में जो विधियाँ उपयोग में लाई जाती थी उनके नाम लिखने हैं। तो पुराने ज़माने में क्या क्या लिखी जाती थी? मोट, या जिसको हम घिरनी कहते हैं, मोट या घिरनी का प्रयोग करते थे सिंचाई के लिए। और हम लिख सकते हैं चैन पंप का उपयोग करते थे, ढेकली या रहट का प्रयोग किया जाता था। तो मोट या घिरनी, चैन पंप, ढेकली और रहट, ये कुछ पारंपरिक विधियां हैं जो सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जाती थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है, घर्षण से आप क्या समझते हैं? तो घर्षण क्या है? घर्षण के बारे में हम जानते हैं कि ये एक तरह का संपर्क बल है। तो क्या लिखेंगे परिभाषा? संपर्क में रखे 2 पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। यानी संपर्क में रखे हुए 2 जो पृष्ठ हैं उनमें जो सापेक्ष गति, जैसे कोई वस्तु इधर गति करी तो उसका विरोध करने वाला, उसकी विपरीत दिशा में जो लगने वाला बल होता है उसे हम घर्षण कहते हैं, और ये एक संपर्क बल का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन बी कहें या खंड ब कहें वो खत्म होता है, जो टोटल 8 नंबर का आने वाला है। कुल 4 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। अब बात करते हैं खंड स की, जो आपके पेपर का सबसे भारी भरकम सबसे बड़ा सेक्शन रहने वाला है। यहाँ से कुल 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, यानी 40 नंबर का ये सेक्शन है आपका। पूरे पेपर का आधा भाग ये सेक्शन स लेकर के बैठा है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 13।
निम्नलिखित कथनों के सामने दिए गए कोष्टक में सत्य और असत्य लिखना है आपको, ठीक है। तो कोक कार्बन का शुद्ध रूप है, ये बात बिल्कुल सही है, तो हम लिखेंगे टी। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ भारत में है, ये बात बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में जो है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ स्थित है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहन व विद्युत जनरेटरों में ईंधन के रूप में किया जाता है, ये बात भी सत्य है। और नेक्स्ट जो पूछा है वो लाइन है पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है, ये बात भी सत्य है, यानी सारे के सारे सत्य हैं जो भी कथन यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वां प्रश्न है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कोष्टक में आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से छांट कर रिक्त स्थान भरना है। केचुए द्वारा खाद तैयार करना खालिस्तान कहलाता है, तो केचुए द्वारा खाद तैयार करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वर्मी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट जो रिक्त स्थान पूछा है वो क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट रिक्त स्थान वो है राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय खालिस्तान का स्थिरीकरण करते हैं, तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला खालिस्तान है सिंचाई की आधुनिक विधि खालिस्तान है, तो सिंचाई की आधुनिक विधि क्या है छिड़काव तंत्र है, ढेकली जो है पारंपरिक विधि है, छिड़काव तंत्र आधुनिक विधि है। नेक्स्ट जो खालिस्तान है वो है खालिस्तान का उपयोग बुआई में किया जाता है, तो सीड ड्रिल जो मशीन होती है उसका प्रयोग बुआई में किया जाता है, बीज बोने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 15 जिसके 2 भाग हैं, प्रत्येक भाग 2-2 नंबर का है, कुल मिला के प्रश्न संख्या 15 4 अंक का है। पहला प्रश्न पूछा है क्या कारण है कि कागज़ के बने कप में कागज़ के बिना जले पानी उबाला जा सकता है। तो देखिए कागज़ का जो कप है उसके अंदर हमने पानी भर लिया है, जब हम उसको ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा क्या करती है स्थानांतरित होती जाती है किसमें कागज़ से। ये कागज़ जो है कागज़ से ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ होता है, ऊपर जो पानी है पानी के अंदर ऊष्मा स्थानांतरित होती जाती है। जितने भी हम ऊष्मा देंगे वो सारी ऊष्मा कागज़ से पानी में स्थानांतरित होती जाएगी, तो पानी को जैसे जैसे ऊष्मा मिलेगी पानी गर्म हो जाएगा, और जब काफ़ी देर तक हम ऊष्मा देते रहेंगे तो क्या होगा पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। कागज़ क्यों नहीं जला, कागज़ के जलने का कारण क्या है कि कागज़ का ज्वलन ताप अभी तक इसको मिला ही नहीं है, क्योंकि जो भी ऊष्मा हम दे रहे हैं वो कागज़ को ना मिलकर कहाँ जा रही है, वो कागज़ को ना मिलकर के पानी को लगातार मिल रही है, इसलिए बिना जले कागज़ में पानी उबलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण होता है कहाँ से कागज़ से पानी में। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो है ज्वलन ताप क्या है, इसका क्या महत्व है। तो ज्वलन ताप क्या होता है, ज्वलन ताप वो न्यूनतम तापमान होता है, वो कम से कम तापमान होता है जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, उसे उसका ज्वलन ताप कहते हैं। महत्व की बात करें इसका क्या महत्व है, तो महत्व की बात करें तो पदार्थों को जलाने के लिए उनके ज्वलन ताप तक गर्म करना जरूरी होता है। किसी भी पदार्थ को जलाएंगे तो उसको उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। तो यही कारण है कि मिट्टी का तेल क्या कर लेता है जल्दी से आग पकड़ लेता है, थोड़ी सी ऊष्मा उसको देते ही वो आग पकड़ लेता है, जबकि लकड़ी को काफ़ी ऊष्मा देनी पड़ती है उसको जलाने के लिए। ज्वलन ताप के आधार पर ही हम पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। भी हमें पता होगा इस पदार्थ का ज्वलन ताप कम है इसका ज़्यादा है, उस हिसाब से उसको हम सुरक्षित रख पाएंगे। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 वो है किशोरों को नशीले पदार्थों को न कहना चाहिए क्यों। तो देखिए इसका कारण क्या है, किशोर अवस्था में मन और शरीर अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मन और शरीर बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, इसलिए असुरक्षित और बेचैन नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति द्वारा ये सुझाने पर कि नशीली दवा का सेवन कर लो इससे आपको आराम मिलेगा, उसको कभी भी ना अपनाएं। एक बार नशा करने की लत जब लग जाती है तब बार बार नशा करने का मन करता है, और नशे से शरीर को तो नुकसान होता ही है, साथ में स्वास्थ्य और खुशियाँ भी खत्म हो जाती हैं। तो किशोरों को नशीले पदार्थों को ना कहना चाहिए, क्योंकि एक बार शौक से अगर नशा कर लिया तो ज़िंदगी भर आप उस लत से छुटकारा नहीं पाएंगे। अगला जो भाग है 16वें प्रश्न का नेक्स्ट पार्ट है वो है एड्स क्या है, यह कैसे फैलता है। तो देखिए एड्स क्या है, एड्स का जो पूरा नाम होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता
रोगों से लड़ने की जो हमारी क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिससे हम बार बार बीमारियों के शिकार होते जाते हैं। और ये बीमारी किसके कारण होती है? ये HIV नामक वायरस के द्वारा होती है। एक वायरस है जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इस वायरस के द्वारा ये बीमारी होती है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग्स के द्वारा चला जा सकता है, मतलब ड्रग्स लेने के लिए जिस सिरिंज का प्रयोग किया गया वही सिरिंज अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति ले लेगा तो उस स्वस्थ व्यक्ति को हो जाएगी, या पीड़ित कोई माता है तो दूध के माध्यम से उसके शिशु को भी ये एड्स की बीमारी हो सकती है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करने से भी एड्स की जो है रोग हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है 70वां प्रश्न, 70वें के 2 भाग हैं। पहला भाग है बल द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले प्रमुख प्रभाव बताइए। बल के द्वारा क्या क्या प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो बल क्या कर सकता है? बल क्या कर सकता है? सबसे पहले किसी भी वस्तु को विराम अवस्था में ला सकता है। गतिशील कोई वस्तु है तो उसको विराम अवस्था में ला सकता है, या फिर विराम अवस्था में कोई वस्तु है तो उसको क्या कर सकता है? उसको गतिशील बना सकता है। इसके अलावा क्या कर सकता है? किसी भी वस्तु की गति की दिशा को बदल सकता है, ठीक है, दिशा को भी ये बदल सकता है। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो बैट्समैन ने जो है, बॉलर ने जो बॉल फेंकी है उस बॉल की दिशा बदल देता है बल के द्वारा। इसके अलावा क्या कर सकता है? चाल में परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है? चाल में परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु मंद गति से चल रही है उसको तीव्र गति से चला सकता है, या तीव्र गति से चलने वाली वस्तु को मंद गति से चला सकता है। और क्या कर सकता है? किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन भी कर सकते हैं बल के माध्यम से। जैसे कोई रबड़ की बॉल है, उसको हाथ से हम दबाएंगे तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख प्रभाव हैं जो बल के द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है 70वें प्रश्न का, वो है दाब किसे कहते हैं और इसमें बल लगने वाले क्षेत्रफल की भूमिका समझाइए। तो दाब क्या होता है? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। यानी दाब क्या हो जाता है? दाब का अगर सूत्र हम देखें तो दाब हो जाता है बल बटे में क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। यानी किसी वस्तु का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ाएंगे तो उसकी दाब जो है कम होगी, और क्षेत्रफल अगर कम करेंगे तो दाब जो है ज़्यादा हो जाएगी। एक दूसरे के वैध कर्मानुपाती होते हैं। अब पूछा है कि इसमें बल लगने वाले क्षेत्रफल की भूमिका क्या है। अब बल लगने वाले क्षेत्रफल की भूमिका ये है कि जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा दाब कम होता जाएगा, और जैसे जैसे क्षेत्रफल कम होगा दाब कम हो जाएगा। हम उदाहरण की बात करें तो जैसे आपने कुली को देखा होगा, कुली क्या करते हैं? कपड़े का एक गोला बना करके सिर के ऊपर रखते हैं, फिर वस्तु को सिर पे रखते हैं, क्योंकि उनको बहुत भार उठाना होता है। अगर वो भार सीधा सिर के संपर्क में आए तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा, क्षेत्रफल कम होने से दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो उसको ज़्यादा भार महसूस होगा। इसके अलावा उसने कपड़े की जो पोटली बना करके रख ली है, काफ़ी फैला करके कपड़े को सिर पे रख लिया है, इससे क्या होगा? सिर के और इस कपड़े के बीच में जो संपर्क क्षेत्रफल है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम हो जाएगा, इससे उसको भार कम महसूस होगा। तो क्या होता है? क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम होता है और क्षेत्रफल कम करने से दाब ज़्यादा होता है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। आप जानते हैं प्रश्न संख्या 18 में क्या होता है? कॉलम मिलान करने होते हैं। कॉलम 1 व 2 का मिलान करना है। तो देखिए क्या दे रखा है कॉलम 1 व 2 में। कॉलम 1 व 2 में क्या दे रखा है? सूक्ष्म एवं लंबी संरचना। तो सूक्ष्म एवं लंबी संरचना इनमें से किसकी होती है? मुकुलन, शुक्राणु। तो शुक्राणु की संरचना क्या होती है? सूक्ष्म और लंबी संरचना होती है। आप जानते हैं एक नुकीला सिरा होता है, लंबी पूंछ होती है, और एक मध्य भाग शुक्राणु में होता है। गोल एवं बड़ी संरचना। गोल एवं बड़ी संरचना की बात करें तो ये अंडाणु की होती है। हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा के अंदर जो है जो जनन की प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? हाइड्रा की अगर हम बात करें तो जनन की प्रक्रिया मुकुलन के द्वारा होती है। बर्ड्स बनते हैं और वो अलग होकर के नया हाइड्रा बना देते हैं। आंतरिक निषेचन की बात, मतलब मादा के शरीर के अंदर जो निषेचन यही दे रखा है, मादा के शरीर में ये निषेचन की प्रक्रिया होती है। इस तरह से हम मिलान करेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, वो पूछा है विद्युत लेपन एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है, क्यों? समझाइए। तो देखिए विद्युत लेपन का प्रक्रम क्या होता है? इसमें क्या करते हैं? एक धातु पर, कोई सस्ती धातु है उस पर किसी महंगी धातु की परत चढ़ा दी जाती है। जैसे हम बात करें
कि चांदी के गहनों पर सोने की परत चढ़ा दी जाती है। विद्युत धारा के प्रभाव के माध्यम से विद्युत धारा गुजार करके 2 इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, एक एनोड एक कैथोड, और वहाँ पे एक सस्ती धातु पर महंगी धातु की परत चढ़ा दी जाती है। क्योंकि जो महंगी धातु होती है वो आर्थिक दृष्टि से उसको खरीदना व्यावहारिक नहीं है और दिखने में दोनों एक जैसी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, सस्ती धातु पर महंगी धातु की परत चढ़ा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, चढ़ाई गई धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते, जिस पर निक्षेपित किया जाता है। जैसे कार के कुछ भागों में स्नानगृह की टोटी, साइकिल का हैंडल, पहिए की रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। अब इनको लोहे का बना करके उन पर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। क्रोमियम महंगी धातु होती है। ये वस्तुएं क्रोमियम की ही बनाए तो अफोर्डेबल नहीं होती हैं, ज़्यादा महंगी होती हैं, आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है। तो क्या करते हैं, लोहे की वस्तुएं बनाएंगे, लेकिन लोहा संक्षारित हो सकता है, इसलिए उसके ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है, जो दिखने में भी चमकदार होते हैं और संक्षारण भी उसका होता नहीं है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि सस्ती धातु पर महंगी धातु की परत चढ़ा देते हैं। इससे आपको वांछित दिखने में वैसे ही होगी और उसका संक्षारण भी इससे नहीं होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो आपसे पूछा है प्रश्न संख्या 20, ध्वनि कंपन गति के कारण उत्पन्न होती है, तो कंपन करता हुआ झूला या पेंडुलम ध्वनि उत्पन्न क्यों नहीं करते? तो आपने सुना होगा कि ध्वनि है वो कंपन गति के कारण पैदा होती है। फिर कंपन तो झूला भी करता है और पेंडुलम भी करता है, तो फिर ध्वनि उत्पन्न क्यों नहीं होती है? तो इसका कारण क्या है कि हम जानते हैं कि ध्वनि की एक निश्चित आवृत्ति होती है जिसको हम सुन सकते हैं। वो क्या होती है? निश्चित आवृत्ति जिसको हम सुन सकते हैं वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक की। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, यानी हम कहें कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को ही हम सुन पाते हैं। ये जो परास है उसको हम श्रव्य आवर्ती परास कहते हैं, मतलब सुनने लायक जो आवर्ती का परास वो होता है। इससे कम या इससे ज़्यादा आवर्ती जो होगी उसको हम नहीं सुन पाएंगे। अब झूला या पेंडुलम जब गति करते हैं तो उनके कंपन का जो परास होता है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है। 20 हर्ट्ज से कम होने की वजह से ये श्रव्य परास में नहीं आता है और इनकी ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का प्रश्न संख्या 20 का ही जो सेकंड पार्ट है वो पूछा गया है। एक स्वरित्र की आवृत्ति 512 हर्ट्ज है। यह स्वरित्र 10 सेकंड में कितने दोलन करेगा तथा इसका आवर्तकाल क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आवर्ती क्या होती है? आवर्ती का मतलब क्या होता है? कंपन प्रति सेकंड। कंपन प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में कितने कंपन करता है। तो इसकी आवृत्ति 512 दे रखी है, मतलब 1 सेकंड में 512 कंपन करता है। तो 10 सेकंड में कितने करेगा? तो 512 को 10 से गुणा कर देंगे तो 10 सेकंड में जो कंपन होंगे वो कितने हो जाएंगे? 5120 हर्ट्ज। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका जो है, ये इसके कंपन हो जाएंगे 10 सेकंड में। 10 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या। अगर हम बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं आवर्तकाल की। आवर्तकाल क्या होता है? तो जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? 1 में आवर्ती। ठीक है, 1 आवर्ती। अब 1 में आवर्ती कितनी दे रखी है? 512। तो ये क्या हो जाएगा? 512 सेकंड, ये इसका आवर्तकाल हो जाएगा। इसी तरह से आप हल करेंगे। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, वो पूछा है भूकंप के झटके लगते समय यदि आप घर के अंदर हों तो अपने बचाव के लिए आप क्या क्या सावधानियां करेंगे? अगर भूकंप के झटके हैं और आप घर के अंदर हैं तो क्या करेंगे? किसी मेज़ के नीचे आश्रय लेंगे और झटकों के रुकने तक वहीं रहेंगे। और क्या होगा? ऊंची या भारी वस्तुओं से दूर रहेंगे जो हम पे गिर सकती हैं। अगर बिस्तर पर है तो बिस्तर पर से उठेंगे नहीं। अपना सिर का तकिए से बचाव करेंगे। ये कुछ सावधानियां हैं जो भूकंप के समय आप कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 22 है। 22वें का पहला भाग है नेत्र के अंदर लेंस की फोकस दूरी कैसे बदलती रहती है? तो देखिए, नेत्र के अंदर लेंस की फोकस दूरी को बदलने का काम कौन करता है? पक्षमापी पेशियाँ। ठीक है, पक्षमापी पेशियाँ होती हैं। पक्षमापी पेशियाँ क्या करती हैं? वो शिथिल होती रहती हैं और वो संकुचित होती रहती हैं। संकुचित होती रहती हैं और फैलती रहती हैं। उनकी संकुचन और फैलने की वजह से क्या होता है? अपना जो अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी कम या ज़्यादा होती रहती है। तो कैसे बदलती है? पक्षमापी पेशियों के संकुचन व शिथिलन की वजह से अपना जो अभिनेत्र लेंस है उसकी दूरी कम या ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। जब पेशियाँ शिथिल होती हैं तो क्या होता है? वस्तुएं
तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। और निकट की वस्तुओं को देखने के लिए क्या करती हैं, पक्षमापी पेशियां सिकुड़ जाती हैं और फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई। दूर की देखनी है तो फैल जाएंगी पक्षमापी पेशियां, जिससे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। पास की वस्तुएं देखनी है तो क्या होगी, पक्षमापी पेशियां सिकुड़ जाती हैं तो लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। 22वें का नेक्स्ट भाग है ब्रेल पद्धति क्या है। तो ब्रेल पद्धति क्या है, ब्रेल पद्धति चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के पढ़ने का सबसे अच्छा साधन है। इसमें कितने होते हैं, इस पद्धति में 63 बिंदु के पैटर्न होते हैं। इस पद्धति में क्या होता है, 63 बिंदुओं से अंकित कुछ पैटर्न होते हैं या छाप होती हैं। प्रत्येक छाप अक्षरों को दिखाती है या अक्षरों के समूह को दिखाती है, और जिसको महसूस करके, जिसको छू करके जो है चाक्षुष विकृति वाले लोग उन अक्षरों को छू करके, उन बिंदुओं को छू करके जो है क्या अक्षर लिखा है इसका अनुमान लगा सकते हैं। प्रत्येक बिंदु पंक्ति में 3 बिंदु होते हैं और जो उभरे हुए होते हैं, ठीक है, उनको क्या है ब्रेल शीट पर थोड़ा उभारा जाता है, जिससे छू करके शब्दों को पहचानने में सहायता मिलती है। स्पर्श को आसान करने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभार दिया जाता है। तो टोटल 63 बिंदु होते हैं। ये जो पद्धति होती है ये चाक्षुष विकृति वाले लोगों के लिए जो है पढ़ने लिखने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है खंडदय, यहाँ पे आपका खंड श जो है जो पूरे 40 नंबर का है ख़त्म होता है और हम पहुँचते हैं खंडदय में। खंडदय जो है उसमें आपसे कुल 6 प्रश्न पूछे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा, यानी 24 अंक का जो है खंडदय आपका रहने वाला है। यहाँ पे आपको अथवा में क्वेश्चन मिलेंगे। 3 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, 24 और 25 सब में अथवा में आपको ऑप्शन मिलते हैं। एक नहीं तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं। जैसे प्रश्न संख्या 23 है, घर्षण बल की 2 विशेषताएं बताइए। चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों होता है। किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुँचता है। अगर आपको तीनों आते हैं, कॉन्फिडेंस हो तो कीजिए। अगर ये लग रहा है कि इनमें से मेरे को एक ही आता है तो आप दूसरे प्रश्न पे जाइए जो अथवा में दिया गया है। असंपर्क बल किसे कहते हैं, घर्षण का क्या कारण है, और आकाश में तड़ी तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ी पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अगर आपको ये तीनों आते हैं तो आप इनको कीजिए। जिसमें आपको ज़्यादा विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो कि मुझे ये सही से आते हैं तो उन्हीं को कीजिए। सारे 6 प्रश्न करने की गलती नहीं करेंगे कि मैडम मुझे तो सारे आते हैं मैं सब करूँगी। आपको नंबर जो है इनमें से 3 के ही मिलने वाले हैं। तो आप या तो ये तीनों भाग कीजिए या तीनों कीजिए। इनमें आपको अथवा में दिया गया है, ऑप्शन आपको मिलता है। ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से प्रश्न संख्या 24 है, यहाँ पे भी 2 भाग दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंक का है, यानी कुल प्रश्न 8 नंबर का है। ये दोनों भाग आते हैं तो ये कीजिए, ये नहीं आते हैं तो अथवा वाले कीजिए। ऐसा भी नहीं करना कि एक भाग इसका और एक इसका आप करोगे तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, किसी एक ही भाग के मार्क्स आपको मिलेंगे। इसी तरह से आपका जो प्रश्न संख्या 25 है उसमें भी आपको अथवा में ऑप्शन मिल रहा है। अगर पहला भाग आता है ठीक है, ये नहीं आता तो अथवा वाले क्वेश्चन कीजिए। इस तरह से अपना जो मॉडल टेस्ट पेपर 7 था वो भी कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर 8 है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर आपके पास क्वेश्चंस का एक भंडार हो जाएगा और 70-80% जो है संजीव डैशवर्क में जो मॉडल टेस्ट पेपर दिए गए हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत होती है आप कॉमेंट कीजिए, मैं हर टाइम आपकी मदद करूँगी, आपके कॉमेंट का रिप्लाई करूँगी और जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए।